इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम जोगेंद्र है और मैं फिज़िक्स फैकल्टी हूँ मीरा देवी क्लासेज चरखी दादरी में। और काफ़ी सालों के बाद एक बार फिर से मेरा मन हुआ है कि मैं कुछ ऑनलाइन कंटेंट बनाऊँ और उसको जो है आप बच्चों को डिलीवर करूँ। तो मैं एक आज जो है ना बोर्ड लेवल का चैप्टर उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड लेवल पे, ठीक है? और चैप्टर का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है कंपटीशन और बोर्ड लेवल का, वो अलग अलग हम आगे चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कभी करेंगे, ठीक है? तो इसको अपन स्टडी करते हैं और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक आया हुआ बेटा वो ये लिखा हुआ है क्या, कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है, वेव नेचर की होती है। इज लाइट अ पार्टिकल और वेव? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लोगों साइंटिस्ट के बीच में एक ये बड़ी बहस का मुद्दा था कि लाइट कैसी होती है, वेव नेचर की होती है कि पार्टिकल नेचर की होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए। कुछ के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैक्सवेल साहब थे। मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था, तो उन्होंने क्या कहा कि लाइट कैसी होती है, वेव नेचर की होती है, ठीक है? इसके बाद जो है न्यूटन साहब आ गए। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है, और उन्होंने अपनी थ्योरी को जो है सपोर्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या बताया, एक थ्योरी नई बताई जिसका नाम था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था। तो न्यूटन साहब बड़े साइंटिस्ट थे, लोगों ने मान लिया कि न्यूटन साहब कह रहे हैं तो लाइट पार्टिकल नेचर की होगी। लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनके नाम थे यंग, ठीक है? यंग ने कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर की नहीं होती, वेव नेचर की होती है, ठीक है? तो लोगों ने नहीं माना, बोला कि नहीं यार, तू अभी नया नया साइंटिस्ट है ना, तेरा नाम ही यंग है, तो अभी न्यूटन साहब कह रहे हैं तो पार्टिकल नेचर की होगी। लेकिन उसको फिर बैक किया किसने? ह्यूजन ने बैक किया, ठीक है? कुछ लोग हाइजन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है? तो ह्यूजन ने जो है बैक किया, कहा कि नहीं, ये जो यंग है ये ठीक कह रहा है, और जो लाइट होती है वो वास्तव में वेव नेचर की होती है, ठीक है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, ये सब आपने स्टडी किया है, ठीक है? तो जब दो साइंटिस्ट ने को बोला तो लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है कि लाइट वेव नेचर की होती होगी। लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था प्लैंक। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लेके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लाइट तो पार्टिकल नेचर की होती है। और उन्होंने जो है एक्सेप्ट था फोटोन के बारे में बताया, जो को पता है लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो अब लोगों में ये बड़ी बहस थी कि ये है क्या, ठीक है? अब लोग क्या माने, लाइट को वेव माने या पार्टिकल माने, ठीक है? तो इतने में एक जो है और साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रोगली। कुछ लोग अभी आजकल इसको डिब्रॉय बोलते हैं, ठीक है? डिब्रॉय। तो जो मैं इसको डी ब्रोगली ही बोलता हूँ अभी, ठीक है? पुराने टाइम में पढ़े हुए हैं भाई, तो उसको डी ब्रोगली बोलते थे हम लोग। तो ये जो डी ब्रोगली थे, इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, जो लाइट का है ये दोनों तरह का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। इन्होंने लाइट ही नहीं, मैटर को भी लपेट लिया, बोला मैटर भी दोनों नेचर के होते हैं, उसका भी वेव नेचर होता है, पार्टिकल तो है ही है, ठीक है? तो अभी हम लाइट के दोनों तरह के नेचर ही जो है स्टडी करते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, ठीक है? तो लाइट दोनों तरह की होती है बेटा, वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। अभी जो है कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो लाइट के वेव नेचर को आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। आपका पोलराइजेशन था, डिफ्रैक्शन था, इंटरफेरेंस था, ये सब क्या बता रहे थे? ये सब के सब लाइट के वेव नेचर के बारे में बता रहे थे, ठीक है? लाइट का पार्टिकल नेचर अभी स्टडी करते हैं, और उसमें एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, कौन सा? इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको फ्री क्यों कहा जाता है? इसको फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी लेकर क्या हो सकता है, अपनी ऑर्बिट से बाहर आ सकता है, और इसको फिर आप कंडक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, है ना? वो हरियाणवी में अपने बोलते हैं ना कि ठाली, तो ये ठाली होता है बिल्कुल, ठीक है? और जो ठाली आदमी होता है उसको थोड़ा सा लोभ दे दो, वो आपका कोई भी काम कर देगा। जैसे वो गांव में आपने क्या, अगर ये ठाली है रड़ दूँ, हाँ ले भाई इतना ठंडा पिया वहीं,
आधा ये ट्रॉली भर के लाएंगे, तो वो कर लेता है ये काम। ठीक है, ऐसे इसका थोड़ी सी एनर्जी दो इसको और ये आपका काम कर देगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर देगा। सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है बेटा, क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, और ये लूजली बाउंड होता है किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, और ये आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, और ये किस में, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कुछ कुछ बातें इसके अंदर बता रहा है कि इसलिए इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, ये आपने बहुत बार पढ़ा है, आप काफ़ी सालों से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, देखिए सिंपल सा, इमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम मेटल के सरफेस से बाहर निकाल दें तो वो जो प्रोसेस है, वो जो फिनोमिनन है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलेंगे। ठीक है, तो यही है द इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब वो क्या होता है, बाहर निकालना ही होता है। ठीक है, इजेक्ट करना, बाहर निकलना, बाहर ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहला है थर्मियोनिक इमिशन। ये क्या करते हैं, अगर हम मेटल सरफेस को हीट करें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, जैसे कि ये एक हॉट फिलामेंट है, दिस इज। ठीक है, ये जब इस फिलामेंट के मेटल को हॉट किया जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ये क्या है, थर्मियोनिक इमिशन है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोला जाएगा, थर्मल इलेक्ट्रॉन या थर्मियोन्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन स्टडी करेंगे डेप्थ में। इसमें क्या होता है, अगर मेटल सरफेस के ऊपर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें, तो क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा बेटा। ठीक है, इसको डेप्थ में अभी स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड इमिशन और कोल्ड कैथोड इमिशन। इसमें क्या है कि अगर हम मेटल सरफेस को बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दें तो क्या हो सकता है कि जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन बोलते हैं। फिर आता है सेकेंडरी इमिशन। इसमें क्या होता है बेटा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बीम को मेटल सरफेस के ऊपर डाल दें, ठीक है, तो जो आपने इलेक्ट्रॉन की बीम डाली उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बाहर निकाल सकता है, उनको धकेल सकता है बाहर। ठीक है, तो इनको जो बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्लाइड जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, सारी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसी को मैंने बताया था अपने को डेप्थ में पढ़ना है। इसमें मैंने बताया था कि क्या किसी भी एक सूटेबल मेटल सरफेस के ऊपर, अच्छा जो मेटल होता है वो सब के लिए जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सबकी अलग अलग होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे किस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, तो एक ये हमने क्या किया, ये इसको हम स्टडी कर रहे हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको किसने स्टडी किया था, ये था हॉलवेट्स और लेनार्ड ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक इवैक्यूटेड ट्यूब लिए, इवैक्यूटेड, यहाँ एक विंडो थी ग्लास की, ठीक है, या क्वार्ट्ज की, और यहाँ एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा दी ये वाली। ठीक है जी, और ये कलेक्टर प्लेट है, यहाँ पर ये भी मेटल की प्लेट है लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन, कलेक्टर प्लेट। और दोनों के बीच में कोई भी मतलब लिंकअप नहीं है। नीचे ये एक बैटरी लगा दी, वोल्ट मीटर लगा के, ये एक माइक्रो एमीटर लगा दिया। ठीक है जी, ये वाला। और ये कम्यूटेटर लगा दिया, ये बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए कम्यूटेटर लगा दिया हमने। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर डालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो होता है बेटा। ठीक है, करंट फ्लो होता है यहाँ से। तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की वजह से हो रहा है। कि जब आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो इन दैट केस क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल देती है। जो जब आप लाइट डालते हैं तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को नॉक करती है और नॉक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ठीक है,
ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं इनको मैंने बताया था पहले ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये सबसे पहले जो है अच्छे से किसने स्टडी किया था, किसने बताया था? हॉलवेट्स और लेनार्ड ने। अब ये जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये दिखाया नहीं है, यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। ठीक है, तो वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है इसमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की जिससे कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या नहीं होता, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना है, इतनी फ्रीक्वेंसी जो चाहिए उसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब करेंगे कि किस फैक्टर के ऊपर हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो होता है जी हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जब आप क्या करेंगे, आप बढ़ाते हैं इंटेंसिटी लाइट की, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? प्लैंक्स का साहब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, जब भी आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की, देन लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द रेडिएशन इंक्रीजेस। एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, क्या बढ़ता है? फोटोन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, लेट आई सपोज ये मेरे पास एक फोटोन है। अब अगर आप क्या करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपकी लाइट के अंदर ऐसे फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी। अब ये मान के चलते हैं हम कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ज्यादा फोटोन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बेटा क्या होगा? करंट बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली चेंज होता है बेटा। कैसे चेंज होता है? लीनियरली। जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसकी? पोटेंशियल की। कौन सा पोटेंशियल? याद कीजिए, हमने जो इवैक्यूएटेड ट्यूब थी उसके नीचे बैटरी लगाई थी, उस बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना। उसमें हमने क्या बात किया था, याद कीजिएगा कि ये ट्यूब थी बेटा, और ये जो है हमारी मेटल प्लेट थी, और यहाँ पर हमने ये पी था हमारा, ये क्या थी? सी। तो अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ाता हूं तो होगा क्या? अगर आप इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो यहां से जैसे मान लीजिए जो लाइट डाली गई आपने यहां पर, उससे इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया। अगर यह ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे है दिस सी, अगर ये सी ज़्यादा हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी। और इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा तो एक बार करंट इंक्रीज तो होगा, ठीक है, जैसे यहाँ से इंक्रीज तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन लेवल आ जाता है। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए, और कहाँ पहुँच गए? सी पर पहुँच गए। तो अब क्या होगा? करंट और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दूं, इसको तो कर दूं नेगेटिव पे, और ये हमारा हो जाए पॉजिटिव पे, देन क्या होगा? देखिए, अब ये नेगेटिव होगी तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो आ रहे थे, इनको क्या करेगी? रिपेल करेगी। क्या करेगी? रिपेल, क्योंकि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेगी। और रिपेल करेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो सी तक नहीं पहुंचेगा, सी तक नहीं पहुंचेगा, देन करंट कम हो जाएगा हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो देखिएगा कि जैसे ही ये जो पोटेंशियल है हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, जैसे ही ये जो हमारा पोटेंशियल है ये नेगेटिव होता है, इधर जैसे नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, देन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है किसकी? पोटेंशियल की, जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है जहां पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? जीरो हो गया, इस पोटेंशियल को नाम दिया जाता है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल या
कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं। तो 1 मार्क्स में कभी पूछा जा सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो इट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस टू जीरो, जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर आप क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाते हैं, वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ या ज़्यादा एनर्जी के साथ सी की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये बात इसके अंदर लिखी हुई है हमने। वी नोट क्या है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है जी, इसके बाद आता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जी, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो क्या होता है, अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता था, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका एक जो रेडिएशन है उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते थे, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपके एक फोटोन की ही एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये म्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी जो एनर्जी है, लेट आई सपोज, मान रहा हूं मैं कि वो क्या है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया, 2 न्यू कर दिया, डबल कर दिया, तो ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा फोटोन के पास क्या होगी, एनर्जी भी होगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे। अब होगा क्या, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया, थ्रेशोल्ड भी हो गया था, बाकी की जो एनर्जी है वो लेके क्या करेगा, फास्टली मूव करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा तेज स्पीड से किधर जाएगा, सी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप सी को नेगेटिव कर देते हैं तो क्या होगा, तब भी वो क्या करेगा, उसकी तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करेगा, आपको नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और इसको रोकने के लिए पहले कितनी एनर्जी चाहिए थी, मुझे 1 ही जूल चाहिए थी, लेकिन इसकी मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पर ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाएगा तभी तो ये इसको रोकेगा। ठीक है, तो इससे यही क्या हुआ कि देखिए, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो जाती है उतना ही ज़्यादा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा नहीं हुए, ज़्यादा फोटोन न होने से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं हुए, हमारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं बढ़े और इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े तो करंट भी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये सब हमने जो है इसके अंदर पढ़ा सीखा है अभी क्या, कि जैसे जैसे अपन क्या बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है हमारे पास, इसमें ग्राफ बनाया हमने किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अभी हमने सीखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, लीनियरली चेंज होता है, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा। तो ये ग्राफ बनाया हमने, ये इतना इतना क्यों बनाया बेटा, देखिए यहाँ जब तक क्या नहीं होगा, जब तक आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये जो न्यू नोट है ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं, तो इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद जो है आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसके बाद जो है हमारा, इसके बाद ये इसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन पहले इजेक्ट तो हो, इजेक्ट होगा उसके बाद रोकेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इजेक्ट हो गया, और उसके बाद जब आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आपकी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ती है। अगर इसको मैं पीछे ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या आ जाता है, ये जो वैल्यू है ये वर्क फंक्शन की वैल्यू, आप कहोगे वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट कराने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आ जाता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर।
ये जो इंटरसेप्ट है इस ग्राफ का, किस किस का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो ये इंटरसेप्ट है, ये किसकी वैल्यू देता है? ये आपको देता है वर्क फंक्शन की वैल्यू देता है। ये जो फाई नोट है दिस इज द वर्क फंक्शन। ई से इसको डिवाइड किया है क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल यू नो क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू या ई बाई क्यू होता है। ठीक है, तो अगर आपको वर्क फंक्शन यानी कि आपको एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब चार्ज क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखते हैं अपन, एनर्जी आएगी क्या, वर्क फंक्शन आएगा हमारा वी नोट इंटू में ई। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, फाई नोट बाई ई। ये वर्क फंक्शन आ जाएगा यहाँ से हमारा, लेकिन ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, किसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ये तो वैल्यू है नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटरसेप्ट को, आपका वर्क फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इजी सा कंसेप्ट था, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास इसमें कि ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या दे देता है, ये मैंने बताया यहाँ पर वर्क फंक्शन, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, एच की वैल्यू देगा। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। किस किस का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ से आप दो चीजें निकाल सकते हैं, क्या, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आता है। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है कि क्या क्या नियम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, तो ये नियम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले बात करेंगे अपन क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट करना है वो उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन के पास। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कम से कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात जो है हम यहाँ पर सीखेंगे क्या, कि जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली चेंज होगा। ठीक है, ये बात सीखी थी। तीसरी बात हम यहाँ से सीखेंगे क्या, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, या ये कहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है जी हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल, या आप ये भी कह सकते हैं कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के। और चौथा जो पॉइंट आपको उसको में बताना है कि ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ऐसा होता है कि जैसे ही आप जो है लाइट डालेंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसके बाद क्या है, हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये इम्पोर्टेंट है। इसने क्या बताया था, आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं या फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर डालते हैं, तो जो वो एनर्जी है, ठीक है, मान लीजिए आपने, इसमें थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, न्यू नोट है, और आपने इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये डाल दी, न्यू नोट जो है इंसिडेंट की है, तो आपकी जो एनर्जी है, जो इंसिडेंट रेडिएशन आपने डाली है, उसकी एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, अब ये जो एच न्यू है ये दो तरीके से यूज़ होगी। क्या होगा, पहला तरीका तो क्या होगी, इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करेगा, और बाकी का जो पार्ट है, जो बाकी जो एनर्जी बच गई वो क्या करेगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगी। ठीक है जी, पहले इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए आपने एनर्जी दी है, लेट आई सपोज, ये सारा वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, और आपका वर्क फंक्शन मान लीजिए कितना है, जस्ट ये है आपका 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका वर्क फंक्शन है। तो 100 में से 60 तो किस में चला गया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, वर्क फंक्शन में चला गया, बच गया कितना, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी, किसके अंदर यूटिलाइज होगी, वो यूटिलाइज होगी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करने में। इलेक्ट्रॉन को, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं सारा हम, ये फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है जी, तो यही बात इन्होंने बताई थी कि देखिए कि ये जो हमारा ये एनर्जी हमने डाली कितनी थी,
दिस इज एच न्यू, ये वाली, ठीक है। ये एच न्यू, ये एनर्जी हमारी इंसिडेंट फोटोन की है, इंसिडेंट रेडिएशन की, ये यूज हुई किस में, एक पार्ट तो वर्क फंक्शन में चला गया फाइन नोट, और बाकी किस में चली गई, जब बाकी किस में यूटिलाइज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो ये क्या होगी हमारी, एच न्यू माइनस फाइन नोट। एच न्यू क्या है, एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, और फाइन नोट वर्क फंक्शन, ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है जी, इसको थोड़ा और आगे जो है सोल्व करेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना, एच जो है हमने कॉमन ले लिया, और आपको पता ही है ये एच न्यू नोट कहाँ से आया था, ठीक है। वर्क फंक्शन फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, और फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालते हैं, एच को कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाता है। ये कैसे आया, आपको पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैमडा, या सी इज इक्वल टू न्यू लैमडा होता था, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला तो न्यू की जगह क्या रख दिया, सी बाई लैमडा, यहाँ क्या हो जाए सी बाई लैमडा नोट। ये क्या हो गई, ये है हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सी कॉमन निकाल दिया और ये रिजल्ट आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द, आइंस्टीन साहब ने क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो ये आपके पास एक रिलेशन, एक फॉर्मूला है, इसको आप यूज करके एग्जैक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन नेचर की बात कर रहा है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से निकलता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। प्लैंक साहब ने बताया था क्या, कि लाइट जो वो छोटे छोटे टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको क्या नाम दिया था, फोटोन। तो प्लैंक साहब ने बताया था कि लाइट फोटोन से बनी है, फोटोन की डेफिनेशन यू नो क्या, द टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसके बाद क्या, इन फोटोन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि एक तो इनका कोई मास नहीं होता, इनका रेस्ट मास जीरो होता है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि और ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, इसके लिए आपने रिलेशन निकाला भी होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, m बराबर है क्या, एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 - v² / c²। ये बताता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, कि जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो उसका मास भी इंक्रीज होता है ना। यहाँ से अगर आप एम नोट निकालना चाहें किसका, फोटोन का, तो ये क्या होगा, m इंटू में अंडर द रूट 1 - v² / c²। अब फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो c के बराबर ही होती है, और अब जब आप इसको रखेंगे तो ये जो m नोट है ये आपका कितना आ जाएगा, m इंटू में अंडर द रूट 1 - c² / c², और ये कितना आ जाता है, जीरो। तो दैट्स वाई फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, तो फोटोन का कोई मास नहीं होता। ये जो है पार्टिकल लाइक बिहेवियर है, क्योंकि इनका लीनियर मोमेंटम भी होता है, फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये पार्टिकल नेचर को बताते हैं। पैकेट्स, पैकेट्स मीन्स व्हाट, पार्टिकल। आगे आता है बेटा इसके अंदर नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ रहे हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई दिस वन, एच क्या पता आपको, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसका लीनियर मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी। एच न्यू एनर्जी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। यहाँ से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अ फोटोन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड बाय, फोटोन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से फोटोन की बीम को, फोटोन को गुजारेंगे तो वो किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होता, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना नेगेटिव प्लेट की तरफ। फोटोन, ये फिर आ गया क्या, हैज़ जीरो मास, ये बता चुके हैं, मासलेस है। इट इज़ स्टेबल पार्टिकल, ये स्टेबल पार्टिकल है, और इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड व्हेन रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब। जब इमिट होती है तो ये निकलता है, मतलब क्रिएट हो सकता है और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहता है, ठीक है जी। अ फोटोन कैन नॉट डिके ऑन इट्स ओन, अपने आप इसका डिके नहीं हो सकता। इट्स एनर्जी कैन बी ट्रांसफर ड्यूरिंग एन इंट्रैक्शन विद अदर पार्टिकल, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये अच्छा है। डी ब्रोगली साहब ने क्या बताया था कि
जो लाइट का तो ड्यूअल नेचर होता ही होता है, पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। और पार्टिकल के ड्यूअल नेचर को इन्होंने बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उस पार्टिकल के साथ एक वेव भी जुड़ी हुई होती है और उस वेव को नाम दिया गया था क्या, मैटर वेव या पार्टिकल वेव, ठीक है। यही बात इन्होंने लिखी है। मैंने बताया था इसको डिब्रोई भी बोलते हैं कुछ लोग, फ्रेंच लैंग्वेज में इसको डिब्रोई बोलते हैं, ठीक है, डिब्रोई। तो ये जो है क्या था, ये वेवलेंथ कैसी आती है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकालेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है भैया, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस या रिलेशन वो क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये प्लैंक्स ने बताया था, ये आइंस्टीन ने बताया, इन दोनों को मिला दिया, दोनों में LHS क्या है, एनर्जी है, तो RHS बराबर रखा और यहाँ से क्या निकाला, एच न्यू बराबर है एम सी स्क्वायर, और जो है आपने को पता ही है ये न्यू है, सॉरी ये वी जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी लैम्बडा, सो तो ये एच लैम्बडा बराबर है कितना हो गया, एच अपॉन एम सी। अगर पार्टिकल हमारा क्या है, लाइट ना होके कोई मैटर पार्टिकल है तो मैं सी को वी से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये क्या आएगा, लैम्बडा अपॉन सॉरी लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी। ये बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो मैं फिर बता देता हूँ। एच न्यू बराबर क्या है, एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर। तो इसको एम सी स्क्वेयर है, यहाँ से आप न्यू की जगह क्या ले सकते हैं, सी बाय लैम्बडा लिख दीजिए, और ये क्या है हमारा एम सी स्क्वेयर, एक सी से एक सी मर जाएगा, ठीक है, और लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू ये हो गया जी हमारा एच अपॉन एम सी, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। यही तो बताया था मैंने आपको। और पार्टिकल के लिए सी को किससे रिप्लेस कर देंगे, वी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव बोल देते हैं भैया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके अंदर, सॉरी, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना हो तो निकाल सकते हैं आप। अभी अभी आपने जो है क्या निकाला था, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। एच अपॉन लैम्बडा बराबर है एच अपॉन एम वी, और ये क्या था, लीनियर मोमेंटम था, तो लीनियर मोमेंटम से ही आप जो है इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, एच अपॉन अंडर द रूट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बनानी है ना मेरे को इसकी, तो ये यहाँ बना देता हूँ। चलो मैं आपको, वैसे रिलेशन आपने पढ़ रखा लेकिन फिर भी मैं और बिल्कुल जीरो से बता देता हूँ। ई बराबर है क्या होता था, अंडर द रूट, ठीक है, टू एम इंटू में के काइनेटिक एनर्जी होती थी। आप निकाल सकते हैं इसको, कोई बड़ा इशू नहीं है ये, ठीक है जी, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं आप इसको। आपको याद होगा हाफ एम वी स्क्वेयर, ये काइनेटिक एनर्जी है हमारी, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी है, इस टू को उधर ले जाइए, ये क्या बन गया, एम वी स्क्वेयर बराबर है टू के, इसको एम से डिवाइड कर दीजिए और एम से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एम स्क्वेयर हो गया, एम को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, टू के एम, और ये एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर है तो ये पी स्क्वेयर है आपका, पी स्क्वेयर बराबर है टू के एम, ठीक है। तो पी स्क्वेयर बराबर है टू के एम, यहीं से आता है रिलेशन। तो ये जो है ये आपने प्लस वन में सीखी थी, के बी टी, के बी क्या है यहाँ पर आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, ये टेम्परेचर है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, 3/2 के बी टी, के बी मैंने आपको बताया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और P इज इक्वल टू दिस वन होता है, तो उठा के ये वैल्यू रख दी। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रख दिया हमने, 3/2 के बी टी एम, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 एम के बी टी। तो ये क्या है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की अपन क्या निकालते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज या पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट,
V वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा हमारा, ईवी के बराबर आएगा। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वोल्ट। ठीक है, तो एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कहाँ से, इसको पोटेंशियल से तो मिलेगी ना भैया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है ई इंटू वी, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, इसका वी निकाल दिया। ठीक है जी, वी। अच्छा ये वाला जो वी है ना, ये बड़ा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये बड़ा वाला वी था, पोटेंशियल वाला वी है। ठीक है, इसको ठीक करेंगे थोड़ा सा, पोटेंशियल वाला वी है ये, 2 ई वी पोटेंशियल वाला वी था बाई एम। और इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं अपन। यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये वैल्यू रख दी हमने किसकी, ये वैल्यू वी की रख दी हमने। ठीक है जी, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो ये रूट, ये एम रूट के अंदर एम स्क्वेयर बन जाएगा, एक एम से एम कट जाएगा, 2। ठीक है, ये आ जाएगा ना आपको समझ में, ये अंदर जाएगा ये वाला, और एम स्क्वेयर जाएगा अंदर रूट के, तो एक एम कट जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। अब इनमें से बहुत सारी वैल्यू पता है आपको, एच की वैल्यू पता है आपको, ई की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, जब सारी रखेंगे तो ये कट पिटा के कितना आएगा, 12.27 अपॉन रूट वी अंगस्ट्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, ये आपको जनरली क्वेश्चन दे दिया जाता है कि लेट हमने एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट पोटेंशियल के अंदर जो है हम मूव करा रहे हैं, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो बड़ा आसान होता है, लैम्बडा बराबर है कितना, 12.27 अपॉन रूट ऑफ 100 अंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12.27 अपॉन 10, एंड दिस इज 1 पॉइंट, सॉरी 1.227 अंगस्ट्रॉम, इतनी होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े इजी सा न्यूमेरिकल आता है, और आ जाता है 1 मार्क्स में इसमें। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ। बहुत इजी है बेटा, थ्योरेटिकल सा चैप्टर है। पहली 4 यूनिट के बाद जो है ये बड़ा आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, यहाँ से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद जो है क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट लास्ट कुछ ग्राफ है, ये पहले हम बना चुके हैं, ये ग्राफ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये वाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये भी सेम ही आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली था काइनेटिक एनर्जी के, सेम ग्राफ है। ये ग्राफ अच्छा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो डिपेंड ही नहीं करता किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा कब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद बनेगा, इसलिए इसको ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रखा हमने, यहाँ से स्टार्ट हुआ, थ्रेशोल्ड के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है अपना रोल प्ले करता है, और उसके बाद ये किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करता, इसलिए कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये क्या है, इंटेंसिटी और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये टाइम के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, ग्राफ है, कि जैसे जैसे, क्योंकि सारा काम किस में होता है, नैनो सेकंड में होता है, प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। तो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता तब तक जो है, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहाँ तक पहुँचता है, सी तक पहुँचता है, तब तक करंट थोड़ा इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद चेंज नहीं होता है। तो दैट्स ऑल, ये था हमारे पास। नेक्स्ट फिर एक लेक्चर करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बेटा मुझे सजेस्ट कीजिएगा, काफ़ी सालों के बाद मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, तो देखते हैं कुछ भी कमी रही है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।